दोस्तों, आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग विभिन्न प्रकार की संख्याओं का परिभाषा के बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके बिना बहुत सारी चीज़ें मैथ में संभव नहीं है। तो बहुत सारी संख्याएं होती है। सबसे पहली संख्या को हम लोग बोलते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या को अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर, NATURAL, नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या का क्या परिभाषा है? नेचुरल नंबर जिसे हम लोग कहते हैं, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। किसे कहते हैं? गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। और गिनती की संख्या हम लोग 1 से प्रारंभ करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 ये सब प्रारंभ करते हैं। अब ये तो प्राकृत संख्या गिनती की संख्या वो कहते हैं। और इसका उदाहरण हो गया हमारा जैसे 1, 2, 3, 4, 5 इत्यादि। अब यहाँ सबसे छोटी प्राकृत संख्या जो है, हम देख सबसे पहले जो प्राकृत संख्या आती है वो सबसे छोटी प्राकृत संख्या होती है। अर्थात हमारा 1 जो है वो सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। तो हम ये जान लेंगे कि सबसे छोटी मीन्स स्मॉलेस्ट, SMALLEST, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, NATURAL, नेचुरल नंबर बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 1। तो हमेशा याद रखें, गिनती की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। अब प्राकृत संख्या का जो समुच्चय होता है, जो सेट होता है, उसको अंग्रेजी वर्णमाला का कैपिटल लेटर N से डिनोट करते हैं। तो यदि हम प्राकृत संख्या को समुच्चय को अगर हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं तो कैपिटल N बराबर हमारा हो जाता है, इसके अंदर जो गिनती की संख्या वही इसके सदस्य होंगे, उसको हम लोग कॉमा के अंदर लिखेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 इत्यादि। ये हो गए हमारे। इसको मंझोली कोष्ठ से बंद कर देते हैं। ये सब संख्याएं जो है वो नेचुरल नंबर आते हैं। अब हम लोग दूसरी प्रकार की संख्या को हम लोग जानते हैं। प्राकृत संख्या के बाद ये पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? यहाँ हम बार देते हैं, इसका अंग्रेजी लिखते हैं। होल नंबर, WHOLE, होल नंबर। कहता प्राकृतिक संख्या का जो परिवार है, प्राकृतिक संख्या के परिवार में शून्य को शामिल करने से जो परिवार प्राप्त होता है वह पूर्ण संख्या का परिवार है। मतलब कि प्राकृतिक संख्या और शून्य को हम लोग क्या कहते हैं? होल नंबर अर्थात पूर्ण संख्या कहते हैं। तो इसका उदाहरण हमारा हो जाएगा पूर्ण संख्या का, वो जो प्राकृतिक संख्या तो होगा 1, 2, 3, 4 डॉट 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 होता है, जो उसके पहले हम लोग लगा देंगे 0। तो ये हमारा हो जाएगा पूर्ण संख्या। जिस प्रकार सबसे छोटी स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर हमारा 1 था, उसी तरह से सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो होगी वो क्या होगी? 0 होगी। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या है हमारा 0 है। तो यहां लिख देंगे स्मॉलेस्ट होल नंबर इज इक्वल टू 0। क्या हो जाएगी? 0। तो प्राकृतिक संख्या और होल नंबर का जो पहला लेटर हमारा W है और इसके सेट को हम लोग किस से डिनोट करेंगे? कैपिटल W से डिनोट करेंगे। तो कैपिटल W से डिनोट करने के बाद
हम कैपिटल डब्ल्यू बराबर हम लिख सकते हैं 0 1 2 3 4 ऐसे। अगर कोई कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या है, तो देखो इधर 1 2 3 4 5 है, यहाँ कहाँ तक आगे जाएगी 10,000 20,000 10,000 140, वो अनंत तक उधर जाती है इंफिनिटी की ओर, अर्थात ये भी होल नंबर इंफिनिटी की ओर जा रही है। तो सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कौन सी है या सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन सी है, इसके बारे में बतलाना संभव नहीं है। तो हमने अभी बताया प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या का जो है वो परिभाषा, और प्राकृत और पूर्ण संख्या का परिभाषा के बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अगली संख्या जो हमारी अगली संख्या वो तीसरा नंबर है, वो पूर्णांक। पूर्णांक जिसको हम लोग कहते हैं इंटीजर, INTEGER इंटीजर। पूर्णांक किसे कहते हैं? पूर्णांक का परिभाषा है कि प्राकृतिक संख्या शून्य और प्राकृतिक संख्या का ऋणात्मक पूर्णांक कहलाता है। यह हमारा पूर्णांक का परिभाषा, अर्थात इसका जो हमारा पूर्णांक में हमारे कौन कौन से नंबर आ जाएंगे, तो सबसे पहले हो जाएंगे प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या का मतलब 1 2 3 4 डॉट 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 ये सब। उसके बाद हम बोले शून्य, अब ये हमारा ये संख्या जो शून्य है हमारा 0, वो हमारा एक शून्य हो जाएगा। और उसके बाद प्राकृत संख्या का ऋणात्मक, अब यहां लिखते हैं प्राकृत संख्या का ऋणात्मक। प्राकृत संख्या का ऋणात्मक मतलब कि माइनस का चिन्ह इन प्राकृतिक संख्या के लगाने के बाद, उसके पहले माइनस का चिन्ह लगाने के बाद वो संख्या। तो अब हम इसके पहले माइनस लगाएंगे तो हमारा -1 -2 -3 -4 -5 -6 ये सब जो है प्राकृतिक संख्या का ऋणात्मक है। तो कहता है कि प्राकृतिक संख्या शून्य और प्राकृतिक ऋणात्मक को मिलाने से, इसको सम्मिलित करने से जो संख्याओं का परिवार बनता है वो हमारे पूर्णांक संख्या का परिवार बनता है। तो इसका मतलब है अगर इसके सेट को अगर हम कैपिटल I से डिनोट करें तो हमारा I बराबर हो जाएगा, ये हमारा होगा कि माइनस से शुरू हम करेंगे, -3 से शुरू, डॉट 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 हम दिए, -3 -2 -1 0 1 2 3, इसी ढंग से ये चलती है। अब कोई यह पूछ ले कि सबसे छोटा पूर्णांक, सबसे छोटी पूर्णांक संख्या कौन सी है, सबसे छोटी पूर्णांक संख्या इधर किधर है, बाईं ओर इंफिनिटी की ओर जा रही है और दाईं ओर भी अनंत की ओर जा रही है। तो जब ये संख्या न बाईं ओर का अंत है न दाईं ओर अंत है, अंत ही नहीं है, इसका मतलब है सबसे छोटा पूर्णांक को बतलाना जो है वो संभव नहीं है। तो ये हो गया हमारा पूर्णांक। अब हमने पूर्णांक के ठीक, अब आते हैं धनात्मक और ऋणात्मक। धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव, POSITIV, पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर किसे कहते हैं? मतलब प्राकृतिक संख्या जो होती है वो ही पॉजिटिव इंटीजर होती है, मतलब जो गिनती की संख्या होती है। जैसे हमारा 1 2 3 4 8 ये हमारा धनात्मक पूर्णांक। उसके बाद जो होता है ऋणात्मक शून्य, अब एक शून्य है, ऋणात्मक पूर्णांक जो हमारा हो जाएगा ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक का मतलब होता है निगेटिव, NEGATIV, निगेटिव इंटीजर, INTEGER।
नेगेटिव इंटीजर मतलब प्राकृतिक संख्या का जो ऋणात्मक है उसे नेगेटिव इंटीजर कहते हैं। जैसे इसके पहले जो हमारा -1, -2, -3, -4 ये सब, ये हमारा प्राकृतिक संख्या का धनात्मक तो पॉजिटिव इंटीजर हुआ और उसका ऋणात्मक नेगेटिव। अब शून्य, शून्य को अगर कोई पूछ ले कि ये धनात्मक है कि ऋणात्मक है, तो शून्य के बारे में ऐसा कहा जाता है कि शून्य न तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। माने शून्य न तो धनात्मक है और न ऋणात्मक है, दोनों में से कुछ भी नहीं। शून्य एक धनात्मक पूर्णांक भी नहीं है, शून्य एक ऋणात्मक पूर्णांक भी नहीं है। अगर कहीं कहीं पूछ देता है कभी कभी कि अऋणात्मक पूर्णांक क्या है, अब बात है कि अऋणात्मक, वो मेरे को अधर आते हैं, अऋणात्मक पूर्णांक। अऋणात्मक पूर्णांक वैसा पूर्णांक जो ऋणात्मक नहीं हो उसे हम लोग अऋणात्मक बोलते हैं। तो अऋणात्मक पूर्णांक कहने का मतलब है कि इसमें जो है वो शून्य और प्राकृतिक संख्या आ जाएगी। हमारा 0, 1, 2, 3, 4 ये सब आएगी। अगर कोई कहे कि अधनात्मक पूर्णांक कौन सा है, अधनात्मक पूर्णांक, तो हमारा ये जो होगा धनात्मक में जो ऋणात्मक नहीं है, तो अर्थात 0, -1, -2, -3, -4 मतलब 0 और प्राकृतिक संख्या का ऋणात्मक जो होता है वो अधनात्मक पूर्णांक। ठीक है, अभी हम और एक पूर्णांक पर ही, ये सब पूर्णांक बहुत ही महत्वपूर्ण होता है मैथमेटिक्स में। मैं पूर्णांक के बारे में जानना, क्योंकि आगे हम लोग परिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, सम्मिश्र संख्या पढ़ेंगे, तो ये सब चीजें बहुत जरूरी होती है। अब संख्या रेखा पर पूर्णांक का निरूपण। अब हम लोग आते हैं संख्या रेखा। संख्या रेखा को कहते हैं नंबर लाइन। अब इस ढंग का एक रेखा खींच लेंगे, इसी का नाम है संख्या रेखा। अब यहाँ पर एक बिंदु हम O लिए, वो हमारा 0 को प्रदर्शित करता है, पूर्णांक 0 को। अब बिंदु O के दाईं ओर समान समान दूरी पर हम पॉइंट ले लेंगे। जो पहला पॉइंट हमारा 1 को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा पॉइंट 2 को, तीसरा पॉइंट 3 को, चौथा पॉइंट 4 को, पांचवा पॉइंट 5 को, छठा पॉइंट 6 को रिप्रेजेंट। उसी तरह से मूल बिंदु के बाईं ओर बराबर बराबर दूरी पर इसका जो प्रतिबिंब इधर बनेगा, इमेज जो इसकी परछाई बनेगी, यहाँ पर अगर हम लोग मिरर को रख दें इस मूल बिंदु पर, जो हमारा 0 को प्रदर्शित करता बिंदुओं, तो इसका प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, इस दो बिंदु का प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, ये इस बिंदु का प्रतिबिंब, इसको हम कोई नाम देते हैं। हमारा इसका नाम A1 देते हैं, A2 देते हैं, A3 देते हैं, A4 देते हैं, A5 देते हैं, A6 देते हैं। तो हमारा A1 का प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, A2 का प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, A3 का प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, तब यहाँ मान लेते हैं इसका प्रतिबिंब यहाँ बना, तो ये हमारा -1 को डिलीट करेगा। यहाँ इसका प्रतिबिंब बना -2। ये हमारा बिंदु जो A3 पॉइंट है जो 3 को रिप्रेजेंट करता है, उसका हो गया -3। ये हमारा हो गया -4, ये हमारा हो गया -5, ये हमारा हो गया -6। तो नंबर लाइन पर अगर हम 0 जिस बिंदु को इंगित करता वहां पर कोई अगर हम लोग प्लेन मिरर रखते हैं, तो इसका प्रतिबिंब बाईं ओर जिस बिंदु पर बनता है उसका वो जो है प्राकृतिक संख्या का ऋणात्मक नंबर अर्थात ऋणात्मक पूर्णांक को व्यक्त है। अब इस पॉइंट को अगर हम ले लेते हैं B1, तो B1 जो बिंदु इंटीजर -1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और B2 हो जाएगा पूर्णांक -2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, B3 हो जाएगा वो -3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, B4 हो जाएगा वो -4 को रिप्रेजेंट कर रहा है, B5 जो है वो -5 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और B6 जो है
और -6 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इस ढंग का साइन जो है बराबर को बतलाता है, और अगर यहाँ बड़ा का चिन्ह है तो जिधर खुला मुंह रहता है उधर बड़ा को बतलाता है, और जिधर सटा मुंह रहता है उधर छोटा को बतलाता है। ये सब तो पता है। अब हम लोग आते हैं कि पूर्णांक अगर हम लोग 5 और 2 लिखा गया कहीं पर, 5 और 2, तो जो बड़ा होता है, ऐसे 5 और 2 लिखा गया तो बड़ा हमारा 5 है, तो खुला मुंह जो है बड़ा की तरफ होता है। अगर यहाँ हम 2 लिखे, यहाँ हम 7 लिखे, तो ये 2 छोटा है, तो 7 से इसका मैंने छोटा का सटा हुआ मुंह यहाँ पर लिखा जाएगा, तो कहना और बड़ा मुंह इधर हो जाएगा। तो ये अगर यहाँ 2 बराबर 2 है, दोनों संख्या बराबर है, तो हम 2 बराबर 2 लिखें। तो अगर 2 पूर्णांक बराबर हो, अब हम ऋणात्मक में हम देखते हैं। अब कह रहा है कि संख्या रेखा पर कोई भी दाईं ओर की संख्या बाईं ओर से बड़ी होती है। संख्या रेखा पर दाईं ओर की संख्या जो होती है वो बाईं ओर की, जैसे -1 जो है -4 के दाईं ओर है, इसका मतलब है कि -1 जो होती है वो ग्रेटर होती है -4 से। उसी तरह से -3 जो होगी वो बड़ी होगी -4 से। ये समझिए कि दाईं ओर की संख्या रेखा पर दाईं ओर की संख्या बाईं ओर से क्या होती है, बड़ी होती है। हम लिख देंगे संख्या रेखा पर दाईं ओर की संख्या बाईं से बड़ी होती है। ये बात हमेशा समझने वाली बात है। अब अगर कोई संख्या ऋणात्मक है, ऋणात्मक में 2 संख्या लिखिए, -4 और -5, तो ऋणात्मक में छोटी संख्या ही बड़ी हो जाती है और बड़ी संख्या छोटी हो जाती है। तो हमारा -4 बड़ी हो जाएगी -5 से। उसी तरह से -6 भी बड़ी हो जाएगी -50 से, क्योंकि ऋणात्मक में क्या होती है कि छोटी संख्या ही बड़ी संख्या से जो होती है वो बड़ी होती है। तो यह मैंने बताया कि पूर्णांक को संख्या रेखा पर हम लोग किस प्रकार रिप्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब अगली प्रकार की संख्या पर लोग आते हैं। पहली संख्या जो है प्राकृतिक संख्या का हम लोग परिभाषा समझा, उसके बाद हम लोगों ने समझाया कि पूर्ण संख्या, उसका पूर्णांक। अब हम लोग आते हैं सम संख्या। सम संख्या को हम लोग बोलते हैं इवन नंबर। वैसी संख्या जो 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है उसे हम लोग सम संख्या कहते हैं। अब जैसे, अब हम लोग जैसे लिखते हैं, वैसी संख्या जो 2 से पूरी पूरी विभाजित होती है, पूर्णतः विभाजित हो जाती है। ऐसे हो गया हमारा 2, 4, 6, 8, 10 इत्यादि। ये वो संख्याएं हैं जो 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है, जबकि कोई भी संख्या। अब जैसे कि हम 10 लेंगे, 10 2 से पूरी पूरी विभाजित, 2 से पढ़ेंगे, 2 का 2 10, 2 5 10, ये 10 से पूरी पूरी कट गई। अर्थात कोई संख्या, एक संख्या दूसरी को विभाजित कब करती है, जब पहली से दूसरी को भाग देने पर हमारा रिमाइंडर 0 बचे, अर्थात शेषफल जो हो वो हमें 0 प्राप्त हो, तो हम कहेंगे कि वो संख्या उसे विभाजित करती है। तो यदि कोई संख्या सम संख्या है तो उसका इकाई अंक यदि कोई संख्या सम संख्या तो उसका इकाई अंक जो था 0, 2, 4, 6, 8 होता है।
माने यदि कोई संख्या सम संख्या है, ये 2 से विभाज्यता का नियम भी है। जिस संख्या का इकाई अंक, ये काम क्या हमारा है, 2 से विभाज्यता का नियम। ये 2 से विभाज्यता का नियम भी है कि जिस संख्या का इकाई अंक 2 0 2 6 0 2 4 6 8 वो संख्या, या यदि किसी संख्या का इकाई अंक यूनिट डिजिट UNIT यूनिट DIGIT डिजिट 0 हो या 2 से विभाज्य हो, ये सब डिजिट 2 से विभाज्य डिजिट हैं, तो वो संख्या 2 से पूरी विभाजित हो जाती है या वो संख्या सम संख्या होती है। तो हमने ये सम संख्या के बारे में बताया। अब है कि अब ये बात जान लीजिए कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 2 4 6 8 हो, ये कुल अंकों की संख्या, मैथमेटिक्स में जो कुल अंक होते हैं वो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतने अंक होते हैं। तो अगर ये 0 रहने पर 2 से विभाजित होता है, 2 रहने पर होता है, 4 रहने पर होता है, 6 रहने पर होता है, 8 रहने पर होता है, इसका मतलब है यदि किसी संख्या का इकाई अंक 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9 इसमें से कोई भी होगा तो वो संख्या जो होगी वो 2 से विभाजित नहीं होगी, अर्थात वो विषम संख्या होगी। मतलब विषम संख्या का इकाई स्थान का अंक जो है 1 3 5 7 9 होता है ऑड नंबर का। तो अब हम लोग ऑड नंबर पर हम लोग आते हैं। अब हम लोग यहाँ 5 नंबर अगला चीज आ रहे हैं, विषम संख्या। विषम संख्या को हम लोग बोलते हैं ऑड नंबर। विषम संख्या वैसी संख्या जो 2 से पूरी विभाजित नहीं होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। और विषम संख्या का यूनिट डिजिट 1 3 5 7 9 ये होता है। विषम संख्या का जो यूनिट डिजिट होता है वो क्या होता है, 1 3 5 7 9 होता है। अब जैसे इसका एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, 7 9 1 2 1 2 7 1 3 5 3 अंतिम में 7 है 9 है 1 1 3 5 7 9 इत्यादि होता है, तो संख्या क्या कहलाती है, विषम संख्या कहलाती है। तो ये सम संख्या हो गया, विषम संख्या हो गया, 5 नंबर हो गया। हम लोग 6 नंबर पर आते हैं। छह नंबर, रूढ़ संख्या। रूढ़ संख्या को हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर को अभाज्य संख्या भी बोला जाता है, अभाज्य। प्राइम नंबर करा 1 से बड़ी वह प्राकृतिक संख्या। प्राइम नंबर का क्या परिभाषा होता है कि 1 से बड़ी वह प्राकृतिक संख्या जो 1 या अपने को छोड़कर किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित ना हो, उसे हम लोग प्राइम नंबर, रूढ़ संख्या या अभाज्य संख्या कहते हैं। कह रहा 1 से बड़ी वो होना चाहिए, इस 1 नंबर से क्या होना चाहिए, वो संख्या बड़ी होना चाहिए। 1 से बड़ी वे सभी प्राकृतिक संख्याएं, 1 से बड़ी प्राकृतिक संख्या जो 2 3 4 5 6 7 ऐसा होती है, तो 1 से बड़ी वे सभी प्राकृतिक संख्याएं जो 1
और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, उन्हें हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जैसे इसका एग्जांपल हमारा हो गया 2, 3, 5, 7 ये सभी संख्या है, ऐसे ही प्राइम नंबर। एक से बड़ी ये सभी संख्या, जैसे एक होता है यौगिक संख्या, जिसे हम लोग बोलते हैं कंपोजिट नंबर। उसमें क्या होता है परिभाषा, जस्ट दो अंतर है थोड़ा सा का। एक से बड़ी वे सभी संख्याएं जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाए तो उसे हम लोग यौगिक संख्या कहते हैं। तो रूढ़ संख्या और एक होता है यौगिक संख्या। यौगिक संख्या इसको बोलते हैं कंपोजिट। इसमें बोला कि एक से बड़ी वे सभी संख्याएं जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य से विभाजित ना हो, और इसका बराबर कि एक से बड़ी वे सभी संख्याएं, एक से बड़ी होनी चाहिए वो संख्या, एक से बड़ी होनी चाहिए, और जो एक और स्वयं को छोड़कर, एक और स्वयं सेल्फ, एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाए उसे हम लोग यौगिक संख्या कहते हैं। अब जैसे कि अब एक संख्या लिया हम 10, तो 10 परिभाषा क्या, 10 एक यौगिक संख्या है कि नहीं है? तो अब देखिए कि 10 एक से एक तो विभाजित है, उस तरह से 10 से विभाजित हो जाएगा, एक और स्वयं के अतिरिक्त अगर इसकी संख्या से विभाजित हो जाए तो ये 2 से और 5 से विभाजित है। इसका मतलब है उसी तरह से अगर हम 17 लेते हैं तो 17 जो है एक और 17 के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं है। या 19 भी वही बात है, एक और 19 के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं है। अर्थात 2, 3, 5, 7 सबसे छोटी जो प्राइम नंबर होती है वो 2 होती है, और ये हमारा प्राइम नंबर। तो यौगिक संख्या भी मैंने यहाँ पर बता दिया और प्राइम नंबर भी हम लोगों ने बताया। अभी हम लोग 1 से 100 के बीच कुल कितनी ऋण संख्याएं हैं उसका हम लोग पता करें। ठीक है, 1 से 100 तक कुल कितनी 25 ऐसे वो संख्या की टोटल होती है। 1 से 100 तक यहाँ लिखे फ्रॉम 1 to 100, 1 से 100 तक कुल 25 प्राइम नंबर हैं। वो कौन कौन है जो मैं निकाल कर बताऊंगा। पहले हम यहाँ से लिख रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83,
84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100। मैंने 1 से 100 तक सारी संख्याओं को लिख दिया। अब ये बात जान लीजिए कि कह रहा प्राइम नंबर जो होती है हमेशा 1 से बड़ी होती है। तो जब 1 से बड़ी होती है इसका मतलब है कि 1 हमारा प्राइम नंबर नहीं है, तो 1 को कैंसिल कर दिया। तब 1 से बड़ी जो संख्या वो हमारा क्या 2 भी 1 और 2 के अतिरिक्त किसी अंक से विभाजित नहीं है, 3 भी 1 और 3 के अतिरिक्त किसी अंक से विभाजित नहीं है, और 5 भी किसी एक विभाजित नहीं है, और ये 4 विभाजित है। 4 1 और 4 के अतिरिक्त 2 से विभाजित है। 6 भी 1 और 6 के अतिरिक्त 2 और 3 से विभाजित है। 8 भी 1 और 8 के अतिरिक्त जो है 2 4 ये सब से विभाजित है। 9 विभाजित है, 10 विभाजित है। तो इसका मतलब ये है कि एक अंक के जो प्राइम नंबर है 2 3 5 और 7। उसके बाद 2 अंक में प्राइम नंबर कितना है 11 है। 12 भी 1 और स्वयं के अतिरिक्त 3 4 से विभाजित है। 13 हमारा प्राइम नंबर है। 14 1 और 7 से विभाजित हो जाता है। 15 3 और 5 से विभाजित हो जाता है। 16 4 से विभाजित होता है। तो 17 हमारा हो गया प्राइम नंबर। 18 9 से विभाजित हो गया। 19 हमारा हो गया प्राइम नंबर। 20 2 और से विभाजित, 10 से विभाजित, 2 से विभाजित। तो अब ये बात याद रखिए कि ये सब जो प्राइम नंबर है एक डिजिट का जो प्राइम नंबर है 2 3 5 7, इनसे कटने वाली तमाम संख्याएं कभी भी प्राइम नंबर नहीं होगी। अर्थात 2 से कटने वाली प्राइम संख्याएं जो नहीं होगी, तो जिस संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 हो, इसका जिसके अंत में 2 से अंत हो रहा है, ये देखो 22, ये सभी प्राइम नंबर नहीं होंगे। 72 82 92 नहीं होगी। अब देखिए 4 से अंत जो होगा 2 और 4 तो 24 34 44 54 64 74 84 94। 6 से जो अंत होगा 26 36 46 56 66 76 86 96। अब 6 के बाद हमारा हो गया 8 8 से 8 18 28 38 48 58 68 78 88 98। उसके 9 10 जिसके अंदर में 0 हो वो ही संख्याएं भी 0 2 4 6 8 हो। तो देखो 0 दो वाला हो गया 4 6 और 8। अब 10 जिसके अंदर में 0 वही संख्या प्राइम नंबर नहीं होगी, तो इसको ये लोग उठाएंगे। तो ये सभी तमाम संख्याएं जो होगी प्राइम नंबर नहीं होगी। अब आता है कि 3 से जो संख्या 3 से कटेगी वो भी, जैसे जो संख्या 5 से कटेगी जिसके अंदर 0 और 5 वही प्राइम नंबर। 3 से कटेगी जो 3 से विभाजित हो जाता है, जो तो 3 का पढ़ने देंगे। 3 का 3 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15 3 6 18 कर चुका है। 3 7 21 3 8 24 3 9 27 3 9 30। 10 के बाद 11 से गुणा करें 11 3 33 11 के बाद 12 12 3 36 13 39 चौथिया 42 15 45 16 48 17 51 18 54 18 19 57 20 60 21 63 32 66 33 69 24 72 25 75 26 78 27 81 28 28 अरे जब इसके 4 बाकी 2 3 दूनी 6 7 8 84 ऑलरेडी कट चुका है जिसके अंदर में 4 हो। तो 28 के मतलब 29 तिया हम लोग करते हैं। मतलब सर इसके 7 बाकी 2 3 दूनी 6 7 8 29 तिया 87। अब देखिए 87 भी नहीं होगा। 29 को 30 को 3 से गुणा करेंगे 30 तिया 90 ऑलरेडी कट चुका है। अब 30 के बाद हम लोग 31 से करेंगे 31 तिया 31 को लोग 3 से करेंगे 3 का 3 3 3 9 93। 33 से 93 हो गया। अब हम लोग 32 तिया करेंगे
कितने 6 3 13 96 कट चुका है। अब 33 क्या करेंगे 99, तो 99 प्राइम नंबर नहीं। तो मैंने 2 से और 3 से कटने वाली तमाम संख्या को काट दिया। 5 से जिसके अंदर में 0 और 5 हो, देखिए ये 0 तो कट चुका है। 5 वाला 25 था, 35 55 65 75 85 95, वे सभी संख्याएं जो होगी वो प्राइम नंबर देगी। तो 2 से 3 से 5 से हो गया। अब 7 से, अब 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 7 का 7 7 दूनी 14, 7 21 कट चुका, 7 चौक 28, 7 5 35, 7 6 42, 7 7 49 कट जाएगा, 7 7 8 56, 7 9 63, 7 10 70, फिर 7 11 11 11 11 77, 11 62 84 कट चुका, 12 13 63 91, 13 7 91 64 98 कट चुका। अब 11 से हम लोग करेंगे 11 11 का 11 11 दूनी 22 कट चुका है। 11 3 33, 11 3 33, 11 से 44 44 44, 11 5 55, 5 और 5 11 से 66, 11 से 77, 7 7 11 टी 88, 11 9 99 कट चुका। इसका मतलब ये हो गया कि मैंने 1 से 100 के भी जो भी वहां संख्याएं नहीं थी उसको मैंने काट दिया। अभी जो बच गई है वो वहां संख्याएं, तो 2 एक डिजिट की संख्या 2 3 5 7, फिर 2 डिजिट पर 11 13, उसका 17, उसके बाद 19। अब यहाँ 21, उसके बाद हमारा 29, उसके बाद 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97। अब टोटल काउंट कर रहे थे कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, तो कुल कितना होगा 25। अब हम इसको लिख लेते हैं। पहला जो हमारा प्राइम नंबर होगा वो हमारा 2 होगा, 3 होगा, फिर 5 होगा, फिर 7 होगा, फिर 11 होगा, फिर 13 होगा, फिर 17 होगा, फिर 19। ये मैंने लिख दिया 2 3 5 7 11 13 17 19। इसके बाद है 23 और 29। 23 29 लिखा गया, 23 और 29 हो गया। अब हमारे 31 और 37 मैंने लिख लिया, 31 और 37, 31 हो गया, 37 हो गया। उसके बाद 41 43 और 47, 41 43 और 47, 47 तक हो गया। उसके बाद हो गया 53 और 59, 53 59, 53 हो गया, 53 और 59, उसका 61 और 67, 61 67 61 67 71 73 79। इसके बाद हमारा हो जाएगा 83 83 89 83 89। इसके बाद हमारा 97
गिन लीजिए टोटल 25 किसकी संख्या हुई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो ये बहुत ही जरूरी था 1 से 100 के बीच से जो 25 प्राइम नंबर है उसको निकालना। तो मैंने लिख दिया है ब्लैक बोर्ड पर, ठीक है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। तो 1 से 100 के बीच कुछ 25 प्राइम नंबर होते हैं। अब होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। FACTORISATION अभाज्य गुणनखंडन। अब ये जान लेना आवश्यक है कि प्राइम फैक्टराइजेशन जो होती है वो प्राइम नंबर के बढ़ते क्रम में ही लगाया जाता है। सबसे पहले हम छोटे प्राइम नंबर को लगाएंगे, भाग की क्रिया करेंगे, फिर उसके अगला 3 से, उस पर अगला 5 से, मैंने बढ़ते क्रम में लगाते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन यही कहता है। जैसे कि अगर हम लोग किसी का स्क्वायर रूट निकालना, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 25 निकालना, 25 into 4 निकालना, उस तरह से क्यूब रूट ऑफ, अब हमको निकालना है 625 का क्यूब रूट निकालना है। तो इस ढंग का सोल्व करने के लिए हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोगों को करना पड़ता है। बहुत जगह प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज है। अब जैसे कि 25 का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो पहले हम इसको 2 और 3 से लगाएंगे, लेकिन 2 और 3 से विभाजित नहीं है, तो उस स्थिति में इसको हम लोग 5 से लगाएंगे, 25। उस तरह से हमारा 4 को पहले हम 2 से लगाएंगे, 2 प्राइम नंबर, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 का 2 हो जाएगा, इसको 5 से 5 ले सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 5 गुने 5, 2 गुने 2। तो इस स्थिति में 5 गुने जोड़ा बनाने से एक बाहर निकाल के गुना कर देते हैं, तो 5 गुने कितना हो गया 10। अब इसका घनमूल निकालना है, तो क्यूब रूट यहाँ लिखा हुआ है। अब कोई 625 का अगर हम निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, देखिए पहले 2 से जिसके में 0 2 4 6 8 हो, तो 2 से तो भाग है नहीं, 3 से अंक संख्या का अंक होगा, ऊपर 3 से भाग होना चाहिए। तो 6 2 8 5 13 नहीं कट रहा, तो 5 से लगाएंगे। 5 के 5 5 दूनी 10 बजे 25, फिर 5 से लगाएंगे, 5 दूनी 10 बजे 25, फिर 5 से लगाएंगे, तो बजे 25 यहाँ लगाएंगे, 5 से 5 के 5। तो ये हो गया 5 गुने 5 गुने 5, 4 बार लिखाएगा, 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5। जानते हैं कि क्यूब रूट में क्या होता है, घनमूल निकालने में 3 में से 1 बाहर निकालते, तो ये 5 हो गया यार, 5 3 रूट आई यहाँ हो गया। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में यही था कि सबसे भाग की क्रिया पहले हम प्राइम पहले 2 से करेंगे, उसके बाद 3 से करेंगे, उसके बाद 5 से करेंगे, उसके बाद ये बढ़ते क्रम में जैसे जैसे प्राइम नंबर है उसी ढंग से हम लोग करेंगे। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। अब हम लोग आते हैं ऋण संख्या के बाद जो अगली संख्या है वह यौगिक संख्या। यौगिक संख्या को हम लोग कहते हैं कंपोजिट। कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं? एक से बड़ी वे सभी प्राकृतिक संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? यौगिक संख्या कहते हैं। अर्थात यौगिक संख्या का जो एक और स्वयं के अतिरिक्त भी कोई गुणनखंड होता है, कोई फैक्टर होता है। एक से ये संख्या पहली बात बड़ी होती है, पहला पॉइंट।
दूसरी पॉइंट की एक से बड़ी होती है और इसका दो गुणनखंड से अतिरिक्त होता है, एक और स्वयं के अतिरिक्त और भी कोई गुणनखंड होता है। अब ऐसे कि हम लोग 10 लिए उदाहरण के तौर पर, तो 10 का एक गुणनखंड, अब इस गुणनखंड अगर हम फैक्टराइजेशन कर दें, 2 से 2 पचे 10, 5 का 5, तो इसका गुणनखंड 10 को हम 1 गुने हम 10 लिख सकते हैं, फिर 2 गुने हम लोग 5 लिख सकते हैं, अर्थात इसका एक फैक्टर 1, 2, 5 और 10 हो गया। तो 1 और 10 के अतिरिक्त 2 और फैक्टर 2 और 5 निकल के आ गया। इसका अर्थ यह हुआ कि हमारा 10 एक कंपोजिट नंबर है, यौगिक संख्या है। तो हम लोग ये जान लिए यौगिक संख्या। अब उसी तरह से जैसे कि अगर हम लेते हैं 70 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो पहले हम 2 से लगाएंगे, 35 दूना 70, फिर यहाँ लगाएंगे 5 से, 5 से 35, 7 का 7, तो अर्थात 70 को 1 गुने 70 लिख सकते हैं। 2 से करेंगे तो 35 दूनी 70 लिख सकते हैं। 3 से 5 से करेंगे तो 5 से अगर हम करेंगे 7 दूनी 14 पर 70 तो 14 लिख सकते हैं। 5 में 6 नहीं हो सकता, 7 हो जाएगा। 7 से अगर हम लोग करेंगे तो 5 दूनी 10 से 70 लिख सकते हैं। तो 1 और 10 के अतिरिक्त इसका 2 और 25 में फैक्टर है, 5 और 14 में फैक्टर है, 7 और 10 में, तो 2 2 4 6 एक्स्ट्रा फैक्टर आ गए, गुणनखंड आ गए। इसका मतलब है कि ये 70 एक ऐसी संख्या है, यौगिक संख्या, कंपोजिट नंबर है। और ये भी जाने कि यौगिक संख्या का 2 से अधिक फैक्टर होते हैं। इसका क्या होता है, यौगिक संख्या प्राइम नंबर का सिर्फ 2 फैक्टर होता है, 1 और स्वयं, जबकि यौगिक संख्या का 2 से अधिक फैक्टर होता है, 1 और स्वयं के अतिरिक्त भी कोई फैक्टर होता है। तो ये बात याद रखेंगे कि कंपोजिट नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर। Composite numbers have, composite number has, यहाँ होगा more than 2 factors। ये हम लोग कंपोजिट नंबर का 2 से अधिक फैक्टर होता है, फैक्टर की संख्या जो होती है 2 से अधिक होती है। अब हम लोग आते हैं सह अभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर NUMBER, को प्राइम नंबर का मतलब है सह अभाज्य। सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं, 2 या 2 से अधिक संख्याएं जिनका एक के अतिरिक्त अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, उसे हम लोग सहअभाज्य संख्या कहते हैं। कह रहा है 2 या 2 से अधिक संख्याएं, 2 या 2 से अधिक, दो या 2 से अधिक वे संख्याएं जिनका एक के अतिरिक्त, एक कह रहा है 2 या 2 से अधिक संख्याएं हैं जिनमें एक के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड ना हो, माने सिर्फ उसका गुणनखंड एक ही हो, एक के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड ना हो, एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। तो एक के अतिरिक्त यदि कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है, या हम लोग ये कह सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक संख्याएं जिनका महत्तम समापवर्तक HCF एक हो, वे सभी संख्याएं जो है वो कंपोजिट नंबर कहलाती है। अब उदाहरण स्वरूप अगर 5 और 7 को लें, 5 और 7, तो 5 और 7 प्राइम नंबर है, तो इसका गुणनखंड जो होता है 5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 गुना 1, 7 को भी 7 गुना 1, तो इसका कॉमन जो है उभयनिष्ठ गुणनखंड हमारा जो है
वो वनिष्ठ फैक्टर हमारा 1 है। इसका मतलब 5 और 7 कैसी संख्या, सभाज्य संख्याएं हैं। उसी तरह से और बहुत सारे उदाहरण है सभाज्य संख्या का। जैसे हम लेते हैं 7, 8 और 13। 7, 8 और 13। तो देखिए 7 को हम लिख सकते हैं 7 गुना 1। 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 1 भी लिख सकते हैं, एक सब खंड है। 13 को लिख सकते हैं 1 गुने 13। 13 एक प्राइम नंबर है, 7 एक प्राइम नंबर है, 2 एक कंपोजिट नंबर है। तो देखिए इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें माने इसका HCF जो है कॉमन फैक्टर जो होता है वो 1। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये सभी संख्याएं जो होंगी हैं, यदि 2 या 2 से अधिक संख्या 2 या 2 से अधिक संख्या जिनका एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, नो कॉमन फैक्टर हो एक के अतिरिक्त, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं, सभाज्य संख्याएं हम लोग कहते हैं। ठीक है, अब आगे आते हैं। अब हम लोग आते हैं परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। परिमेय संख्या का पद परिभाषा वैसी संख्या जो P बट M बटा N के रूप में क्या हो, M बटा N के रूप में हो, जहां M तथा N क्या हो, पूर्णांक हो और N इज नॉट इक्वल टू 0। क्या कहा गया परिभाषा, M वैसी संख्या जो M बटा N के रूप में हो, तो M और N पूर्णांक हो, N इज नॉट इक्वल टू 0 हो। या अगर कोई कहे कि P बटा Q के रूप में हो, जहां P और Q क्या हो, वो पूर्णांक हो और Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो। या कोई कह दे कि अगर कोई संख्या A बटा B के रूप में हो, जहां A और B क्या हो, पूर्णांक हो और B इज नॉट इक्वल टू 0 हो, तो A बटा B, P बटा Q या M बटा N जो है परिमेय संख्या कहलाती है। उसके बाद कह रहा है कि ये कोई भी परिमेय संख्या अपने निम्नतम पद में कहलाती है। निम्नतम पद में तभी कहलाती है, निम्नतम पद में तभी कहलाती है कोई भी परिमेय संख्या P बटा Q यदि Q जो हो एक प्राकृत संख्या हो, Q एक क्या हो, प्राकृत संख्या हो, और साथ साथ देयर इज नो कॉमन फैक्टर, वनिष्ठ गुणनखंड, कॉमन नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1, एक के अतिरिक्त कोई अन्य कॉमन फैक्टर ना हो, तो P बटा Q जो है अपने निम्नतम पद लोएस्ट टर्म में कहलाती है। क्या मैंने P और Q का कोई भी वनिष्ठ गुणनखंड जो हो एक के अतिरिक्त ना हो, मैंने वनिष्ठ गुणनखंड एक हो तब निम्नतम पद कहलाते और Q एक प्राकृतिक संख्या होती है। अब यहाँ पर अब एग्जाम्पल की बात अगर हम लोग कर लें, एग्जाम्पल हम लेते हैं 5 बटा 7। देखिए 5 और 7, 5 भी एक पूर्णांक है और 7 भी एक पूर्णांक है, और नीचे बराबर नहीं है, तो ये परिमेय संख्या। लेकिन ये न्यूनतम टर्म में, न्यूनतम टर्म होने के लिए 5 और 7 का वनिष्ठ गुणनखंड देखिए 5 एक प्राइम नंबर, इसको 5 नहीं लिख सकते, तो वनिष्ठ गुणनखंड एक के अतिरिक्त कोई अन्य ना हो, अर्थात ये अपने न्यूनतम टर्म में भी है। तो ये उसी तरह से अगर 5 बटा 0 लेंगे तो क्या ये परिमेय संख्या, नहीं, क्योंकि बताया गया कि डिनोमिनेटर में कभी 0 नहीं रहता, माने न्यूमरेटर बटा डिनोमिनेटर ये एक रेशनल परिमेय संख्या होती है, जहां न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर और हर जो होती है, डिनोमिनेटर जो होती है वो दोनों इंटीजर होती है, और साथ साथ डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0 होती है। और ये न्यूनतम टर्म में तब कहलाता है जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कोई भी कॉमन फैक्टर जो हो एक के अतिरिक्त ना हो। तो जैसे कि यहाँ अगर हम देखें 10 बटा 50, अब देखिए
अभी इसका कॉमन फैक्टर हमारा 10, 0 0 मिल रहा है, इसका मैंने इसको 1 गुना 10 लिख सकते हैं, इसको 5 गुना 10 लिख सकते हैं, तो 10 हमारा कॉमन फैक्टर आ गया। इसका मतलब ये 10/50 हमारा लोएस्ट टर्म न्यूनतम पद के रूप में ये नहीं है। ये मैंने इसको बताने की कोशिश की, न्यूनतम पद के रूप में वो जो है वो नहीं है। अब रेशनल नंबर धनात्मक भी होते हैं और ऋणात्मक भी होते हैं। तो धनात्मक परिमेय संख्या और ऋणात्मक परिमेय संख्या क्या हो, इतना तो समझ में आ गया हो गया कि जो रेशनल नंबर होता है वो अंश बटा हर के रूप में होता है, अर्थात न्यूमरेटर और बटा डिनोमिनेटर, DEN और डिनोमिनेटर के रूप में होता है, अंश बटा हर के रूप में होता है। अगर m बटा n एक जो होगा पॉजिटिव धनात्मक परिमेय संख्या होगी, अगर m और n का साइन जो हो वो समान हो, अगर m और n का चिन्ह जो क्या हो समान चिन्ह हो, जैसे कि अगर -7/-2 है तो दोनों समान है, इसका अर्थ ये हो गया क्या हो गया धनात्मक परिमेय संख्या, या दोनों हो रहे +6/+5, ये धनात्मक परिमेय संख्या है। लेकिन अगर m और n माने अगर समान चिन्ह हो, ये धनात्मक परिमेय संख्या परिमेय धनात्मक रेशनल नंबर तभी होगा यदि m तथा n माने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का चिन्ह क्या हो समान हो, तभी सेम हो। और अगर m बटा n का चिन्ह विपरीत हो मतलब समान नहीं हो, m बटा n जो होगी वो क्या होगी ऋणात्मक परिमेय संख्या, निगेटिव रेशनल नंबर। ऋणात्मक परिमेय संख्या तब होगी इफ द साइन m और n का चिन्ह m तथा n का चिन्ह विपरीत हो। विपरीत का मतलब जैसे -5 हो और नीचे -2 +2 हो, तो प्लस माइनस विपरीत चिन्ह हो गया। जैसे -7 +2 हो या +2 हो ऊपर में -3 हो, तो इस स्थिति में ऋणात्मक और धनात्मक परिमेय संख्या लोएस्ट टर्म पे। अब हम लोग परिमेय संख्या ये भी हो रहा है, ठीक है, ये भी बहुत जरूरी था समझाना। अब होता है दशमलव निरूपण। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? कह रहा किसी भी परिमेय संख्या रेशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन या तो शांत होता है या अनवसानी आवर्ती होता है। क्या होता है? शांत होगा या अनवसानी, अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती होगा, या कह सकते हैं अवसानी या अनवसानी आवर्ती होगा। एग्जाम्पल क्या हो गया? मतलब कि दशमलव के बाद अनवसान दशमलव उस कहते हैं यदि किसी परिमेय संख्या दशमलव निरूपण दशमलव के बाद अंकों की संख्या निश्चित हो, मतलब 2 4 5 6 जिसको हम लोग गिन सकते हो, तो वैसा हो तो उसे हम लोग कहते हैं, जैसे कि कोई संख्या है, जैसे कि वैसा परिमेय संख्या लेंगे, इसका निरूपण 1/2, 1/2 को हम लोग 0.5 लिख सकते हैं। दूसरी तरह से 1/5 हम लिखेंगे 0.2 लिख सकते हैं। तो ये जो है इसमें दशमलव बाद अंक संख्या। अब जैसे हम कोई लिया 2 बटा, जैसे कि हम लिए हम 1/,
4 लिए, तो यहाँ आ गया 0.25 इसका दशमलव निरूपण आएगा। जैसे अब भाग देकर हम लोग बताते हैं, यहाँ हम एक को हम देते हैं 4 से भाग, दशमलव पर 0, 4 दूनी 8, 2 है दशमलव 0, 4 5 20। तो कहने का मतलब कि क्या, इसमें दशमलव के बाद अंक संख्या 1 है, तो इस 0.5.2.25 ये सभी जो है वो कैसा दशमलव है, शांत दशमलव, शांत या अवसानी दशमलव इसको बोलते हैं, अवसानी दशमलव। अब होता है अनवसानी आवर्त, माने इसमें भाग की प्रक्रिया कुछ निश्चित चरणों के बाद जाकर के समाप्त हो जाती है। लेकिन अगर कोई कहे कि 1/3, तो 1/3 को अगर कोई 1 से भाग दे, 3 अब दशमलव देंगे तो 0 3 3 9, फिर यहाँ 0 3 3 9, फिर एक हमारे हमेशा शेषफल 1 भाग के यहाँ रिमाइंडर 0 आकर के भाग प्रक्रिया समाप्त हो गया, लेकिन 1 आ रहा, माने कहने वाला कि 0.3 3 3 ऐसे ही आते रहेगा। तो इस ढंग को व्यक्त करने के लिए हम जो है 3 पर हम लोग बार को रिप्रेजेंट करते हैं। तो कहने वाला जो बार अनवसानी आवर्ती का उदाहरण जो होता है 0.3 2 अंक पर भी बार आ सकता है, 0.3 पर या 0.5 पर बार आ सकता है। तो अनवसानी आवर्ती का दशमलव के बाद अंकों की संख्या जो होती है वो कितनी होगी वो हम लोग नहीं बता सकते हैं, बहुत सारी होगी। आसान मतलब दशमलव के बाद अंकों की संख्या अनिश्चित होती है, और साथ साथ दशमलव के बाद जो है कुछ अंकों की पुनरावृत्ति होती है। तो कुछ अंकों की पुनरावृत्ति होती है तो उसे हम लोग अनवसानी आवर्ती दशमलव कहते हैं। अनवसानी आवर्ती दशमलव जो है इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डिसिमल। इसको क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डिसिमल बोलते हैं। इसको नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डिसिमल बोलते हैं। तो नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डिसिमल जो होता है, कहने का मतलब कि ये भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है शुद्ध अनवसानी आवर्ती दशमलव, मिश्रित अनवसानी, मैंने प्योर नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डिसिमल। प्योर नॉन टर्मिनेटिंग डिसिमल किसको कहते हैं, इसमें दशमलव के बाद सभी अंकों की पुनरावृत्ति होती है। अब जैसे कि 7 2 3 ये हो गया, तो ये हो गया प्योर। और मिक्स्ड जो है, मिक्स्ड जब दशमलव के बाद कुछ अंकों के तुरंत बाद कुछ अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती है और बाद के कुछ अंकों की पुनरावृत्ति, कम से कम एक ऐसा डिजिट होता है इसका पुनरावृत्ति नहीं होती है और बाकी अंकों के समूह की पुनरावृत्ति होती है। जैसे 2 1 2 अंक इसका पुनरावृत्ति नहीं हो रहा, तो ये हो गया मिक्स्ड नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डिसिमल। तो हमने ये बताया कि किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण या तो शांत होता है, शांत दशमलव में करते हैं, या अनवसानी आवर्ती। अनवसानी आवर्ती भी 2 प्रकार के होते हैं, शुद्ध अनवसानी आवर्ती दशमलव और मिश्रित अनवसानी आवर्ती दशमलव। अब हम लोग इन दोनों संख्याओं को अगर शुद्ध शांत दशमलव में दिया हुआ हो या अनवसानी आवर्ती दशमलव में दिया हुआ, उसको हम लोग कैसे परिमेय संख्या में व्यक्त करेंगे उसको हम समझने का प्रयत्न करते हैं। अब जैसे कि एक सिंपल है, कोई शांत दशमलव दिया गया है। अब यहां लिखे हम शांत दशमलव 2.5। तो इसमें दशमलव को हटाने का तरीका क्या है, दशमलव के बदले यहाँ 25 लिख देंगे, डिनोमिनेटर में बटा में दशमलव के बदले 1, उसका जितना अंक है उतना 0 देते हैं, उसे 7.23। तो यहाँ 723 लिखेंगे, दशमलव के बदले 1, इसका जितना डिजिट है उतना 0 देंगे, उसे 0.321 है। तो यहाँ हम 321 लिखेंगे, दशमलव के बाद 0321, तो 0 दशमलव की संख्या का पहले कोई 0 लगा सकता है, कोई वैल्यू तो होता नहीं है। तो यहाँ हम दशमलव के बदले 1, उसके बाद 3 अंक है, 3 डिजिट। अब 0.0000021 है, तो इसका मतलब 21 लिखेंगे बटा दशमलव के बाद अंकों से लिखते हैं 1 2 3 4 5, तो 1 पर 1 2 3 4 5 डिजिट पे उठा देंगे। तो इस ढंग से हम लोग शांत दशमलव को रेशनल नंबर में डिनोट बदलते हैं। अब हम लोग आते हैं अनवसानी आवर्ती दशमलव। अनवसानी आवर्ती दशमलव जैसे किया गया है 0.32 पर रेकरिंग, तो इसमें क्या करेंगे 32 लिखेंगे, जितने अंक पर रेकरिंग होगा दशमलव के बाद उतना 9 नीचे में लिख देंगे, 2 अंक पर 2 को 9। उस तरह से 0.321 पर रेकरिंग है,
तो 3 2 1 नीचे में उतना 9 देंगे, ये भी बहुत आसान है। अंत में 9 अब है कि अब है 0, अब ये इसमें भी ये क्या हो गया, ये हो गया प्योर। प्योर का दशमलव के बाद सभी अंकों पर बार होता है, सभी अंकों की पुनरावृत्ति होती है। अब ये 2 अंक की पुनरावृत्ति हो रही नहीं होती है, बाकी 1 अंक की पुनरावृत्ति होती है 2 अंक की। जैसे 2 1 7 2 लिखे, आइए 2 अंक मैंने 2 1 नहीं पुनरावृत्ति नहीं हो रही दशमलव के बाद 2 अंक की, तो ये हो गया मिक्स्ड। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए पहले हम लिखेंगे 2172। जिस अंक की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है उसको हम माइनस करेंगे, तो 2172 माइनस 21 बटा जितने अंकों पर बार है उतना 9। 2 अंकों पर अभी रिपीटिंग हो रहा था, 2 9 लगा देंगे, और जितने अंकों का रिप्रेशन नहीं हो रहा है उसको हम लोग 2 जीरो उसके स्थान पर देंगे, और इस ढंग से इसको हम लोग रेशनल नंबर में व्यक्त करेंगे। और बाकी तो इसको घटावे उसको घटा देंगे। तो ये हमारा रेशनल नंबर है। अब हम यहाँ अगर कोई एक और एग्जांपल लेते हैं 1.72, अब यहाँ 1.72 पर एकरिंग से, तो अब हम लोग क्या करें, एक पूर्णांक, अब यहाँ 72 लिखेंगे माइनस, इसको हम पूर्णांक बदल देंगे। 7 पर एकरिंग है ना, 7 माइनस होगा, 2 पर एकरिंग है 2 बदले 9, उसको 1 पर एकरिंग नहीं तो 0। तो ये हो गया 1 पूर्णांक 7 5 12, हो गया 65 बटा 90। तो इस ढंग से हम लोग जो है वो मतलब कि अनावसानी आवर्ती दशमलव जो मिक्स्ड होता है, मिक्स्ड नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, इसको बोलते हैं मिक्स्ड नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग को जो है हम लोग। तो ये बात हमेशा याद रखना है कि परिमेय संख्या का संबंध निरूपण या तो शांत होगा या अनावसानी आवर्ती होगा। परिमेय संख्या के बाद होता है अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। तो वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में नहीं व्यक्त किया जा सकता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। या वैसी संख्या जिसका दशमलव निरूपण अशांत तथा अनवसानी तथा अनावर्ती हो, मतलब अशांत दशमलव के बाद अंकों की संख्या कितनी है वो हम लोग नहीं बता सकते हैं, साथ साथ अनावर्ती हो, मतलब दशमलव के बाद कितना अंक का पुनरावृत्ति होगा इसका भी कोई अता पता नहीं है। जैसे 0.01 लिखा गया, फिर 0201 लिखा गया, फिर 0001 लिखा गया, फिर 401 लिखा गया, ऐसे। तो ये जो है हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है। अगर कोई जैसे रूट, जैसे किसी भी प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट, जैसे √2 है, √7 है, √3 है, √5 है, ये सभी क्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं। √11, √13 या इसका क्यूब रूट ऑफ √11, क्यूब रूट ऑफ √19, ये सभी संख्याएं जो होती है वो इरेशनल नंबर होती है। तो वैसी संख्या इसका दशमलव निरूपण अशांत या अनावसानी अनावर्ती हो, और साथ साथ तो ये हमारा जैसे P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता हो, उसे हम लोग जो है वो अपरिमेय संख्या कहते हैं।